वो कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट है। 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं। अगर कादी साहब रिटायर हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया में वापस आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद हो जाएगी कि अब हमें इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मजे की बात देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है लेकिन तारीख में सबसे ज्यादा नाइंसाफी इसी सियासी जमात के साथ हुई है। कैसी अजीब बात है। और जिस तरह की इनके साथ नाइंसाफी हुई है ना, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को जेल में ऐसे रखा है जैसे 5 स्टार में रखा हुआ है। हद होगी वैसे एहसन इकबाल साहब। इस जुल्म का अगर 10% आपके साथ होता ना या आपकी पार्टी के साथ, तो आप लोग इलेक्ट्रिशियनों के और नाइयों के वीजों के ऊपर मुल्क छोड़ के भाग जाते। ये निकल के बाहर जाके कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, दौड़ जाओ यहां से, आप तो रुकते ही ना एक मिनट के लिए भी। यहां पे ये लोग पाकिस्तान में रुके हुए, डटे हुए और हिम्मत से आपका मुकाबला कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, एहसन इकबाल साहब से सिंपल मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके बंदों को जब उठाया गया तो गायब कर दिया गया था? कभी हुआ ऐसा? कभी ऐसा हुआ कि आपको अदालत लेके जा रहे हो मुंह पे कपड़ा डाल के? कभी ऐसा हुआ कि आपको नंगा करके करंट लगाया गया हो? कभी ऐसा हुआ? किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो? हाँ, राणा सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने वो ज्यादती का बदला कहीं और ले लिया जाके, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ले लिया। यानी जमहूरियत के लिए इन्होंने मार खाई राणा सनाउल्लाह ने, और फिर जमहूरियत का जो उन्होंने दूसरा चेहरा दिखाया गैर जमहूरी किस्म का, जो उन्होंने जुल्म किया वो सबके सामने। तो कभी इन चीजों को आप लोगों ने बर्दाश्त किया? कभी आपसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? इससे 10% भी अगर आपके साथ होता ना तो आपकी पार्टी टिकती ना, जितनी पीटीआई ने मार खाई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा कई दफा कि इमरान खान से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आदमी इतना सख्त होगा और इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। बहरहाल ये ताने वाने देते रहते हैं। अब कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि बचत हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया है। उनकी कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत अहम चीजें हैं जिन चीजों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़ना है आने वाले दिनों में, वो चीजें यहां मौजूद हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ फ्रॉड, धोखाधड़ी के तहत जो मुकदमात कायम किए गए हैं वो सारे अनकरीब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे और इमरान खान साहब बाइज्जत तौर पर बरी होकर कौम की क़यादत और उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कोर कमेटी को बानी चेयरमैन के बारे में जेल इंतजामिया का जो रवैया है इमरान खान साहब के साथ, वो इंतहाई गैर मुनासिब है। और इसके बारे में जब कोर कमेटी को इन्फॉर्म किया गया तो इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक को पामाल किया जा रहा है, उनसे मुलाकात के लिए जाने वालों की तजलील की जाती है और बातचीत करने से रोका जाता है। इस सिलसिले में यह आदा किया गया कि इस रवैये को हर सियासी और कानूनी फोरम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी जब तक कि इसका तदारुक नहीं हो जाता। यानी जो इमरान खान साहब के साथ जेल में रवैया हो रहा है वो नामुनासिब है। इस पर पीटीआई कह रही है हम आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का जो इमरान खान साहब का फैसला है इसको हम सराहते हैं, ये बड़ा अच्छा फैसला है। ये एक तरफ इमरान खान साहब की बैन अक़वामी फोरम्स पर मकबूलियत जो है उसकी गमाफी करता है कि वो बड़े मकबूल है आलमी सतह के ऊपर, लेकिन ये कोशिश दुनिया भर में पाकिस्तान के मकाम को उजागर करने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में यह फैसला किया गया है कि हुकूमत की तरफ से असेंबली में पेश किए जाने वाला कोई भी बिल जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम होगा या हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बिल ले आती है और जिससे अदलिया की आजादी मुतासिर होगी, उसको अदालत में पीटीआई जाएगी, फौरन चैलेंज करेगी। फिर जो बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो रही हैं उनकी उन्होंने मजम्मत की वहां पे और ये कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसको निभाए और अपने रवैये में फौरी तौर पर तब्दीली लाए ताकि मुल्क में अमन व अमान की सूरत बेहतर हो। 8वें नंबर पर उन्होंने कहा जी जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं या कोर कमेटी के, इन्होंने फैसला किया कि हर पार्टी का जो ओहदेदार है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म्स को अपने ख्यालात के इजहार के लिए इस्तेमाल करेगा और मुअस्सर तरीके से पार्टी का मौक़िफ़ लेकर जाएगा। ये डिसिप्लिन की बात है। और जो ये 9वां पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान साहब के नजरिए को जीत मिली थी और अभी हाल ही में NA 181, NA 154 और NA 79 में जो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के तकादे पामाल करते हुए दोबारा गिनती में ये तीनों सीटें एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनके जीते हुए नुमाइंदगान से छीन ली और अभी एक सीट और भी छीन ली है, वो भी आपको पता है। और चोरों के टोले में बांट दी गई ये सीटें। इस घिनौनी कार्रवाई में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मदद की है, आनत की है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मदद फराम की है। तो काजी फायद ईसा साहब के ऊपर डायरेक्ट बड़ा सीरियस एलिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया कि काजी साहब ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन कर दूसरी सियासी जमातों को दे रहे हैं और इससे आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम जो है वो PMLN बढ़ती जा रही है 2/3 अक्सरियत की तरफ। लेकिन क्या वो 2/3 अक्सरियत दे पाएंगे ये मैं आपको आगे बताता हूं। 10वां और आखिरी नुकता ये है कि जी रहीम खान से जो इलेक्शन आ रहा है NA 171 में, वहां पे हसन मुस्तफा को पार्टी का टिकट जारी किया गया है और पार्टी के तमाम मेंबर उनको सपोर्ट करेंगे। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर तस्लीम नहीं किया गया, हालांकि यही गलती पकड़ी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने। अब बल्ले का निशान तो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं आपका बल्ले का निशान छीना गया इसलिए कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मानते ही नहीं। फजल रहमान साहब के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उनको बुला के वार्निंग दी जा रही है, लेकिन उनका निशान किताब उनके पास ही है, लेकिन पीटीआई का निशान छीना हुआ है। ये भी एक अलग कहानी है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना सिर्फ पीटीआई का निशान छीना हुआ है बल्कि अब उनकी ये भी मान रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है। ये नहीं अगर वो जीत भी जाए तो कहेंगे आजाद उम्मीदवार है, ये पीटीआई का नहीं है, ये भी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो ये अपनी पार्टी का टिकट जाके वहां जमा करवा दे, चाहे इंतखाबी निशान मिले या ना मिले, फिर कोर्ट जाने उसका काम जा रहे। वैसे तो मरियम नवाज की वजारत आला में कोई इलेक्शन जीतना मुमकिन ही नहीं है। अब तो ये फॉर्म 45 भी जाली बना के लाते हैं, फॉर्म 47 भी जाली बना के लाते हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन ही जाली कराते हैं। जैसे अभी गिलानी साहब के बेटे को जितवाया, सवाल ही नहीं पैदा होता था जीत जाए। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली जीत जाएगी, लेकिन वहां पूरा बंदोबस्त कर रही है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ तो आपको पता है, तो वो मुझे आइडिया है। देखिए 3 चीजें हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद जुड़ी है। इसको जरा आप समझिए 3 चीजें कौन सी हैं।
एक चीज है इस्लामाबाद का जलसा। इस्लामाबाद के जलसे से जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किया है वो खैबर पख्तूनख्वा से दाखिल हो जाएगा पंजाब में और इस्लामाबाद में, कैपिटल में आ जाएगा। अभी तक जो बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है या अवामी ताकत दिखाई है वो खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई है। हालांकि 13 और 14 अगस्त की रात को पूरे पंजाब में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जबरदस्त पावर शो की थी, लेकिन क्योंकि वो पूरा मुल्क निकला हुआ था और ज्यादातर लोग इमरान खान को पसंद करते हैं तो उसके ऊपर ना किसी तरह ये रियासत और ये निजाम जो है वो ये बहाना बनाता है कि नहीं मजा नहीं है। हालांकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हक में खड़ा हो गया था 13 और 14 की तारीख को। वो बहुत बड़ा मोमेंटम बना था पूरे पाकिस्तान में। दूसरी उम्मीद उनकी जो मुस्तकबिल करीब में है वो फजलुर रहमान साहब से है, लेकिन फजलुर रहमान साहब की जरूरत हर हाल में हुकूमत को पड़नी है। अगर 2/3 अक्सरियत ये कौमी असेंबली में पूरी भी कर लेते हैं, अव्वल तो ये कर नहीं पाएंगे, अभी इनके नंबर्स कम है। फजलुर रहमान साहब के गालिबन 8 लोग हैं, अगर वो मिल भी जाते हैं फिर भी इनको बंदे तोड़ने पड़ेंगे और कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अपने बंदे इनके होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों से ये वोट लेंगे तो आईनी तरमीम होगी नहीं, मानी नहीं जाएगी, मखसूस नशिस्तें इनको मिलने का इम्कान नहीं है। तो 2/3 अक्सरियत के लिए जरूरी ये है कि पीटीआई के 2-4 तोड़ लिए जाए, उनको नून लीग में शामिल कर दिया जाए। 4 तो तोड़ लिए ना, कादी साहब की मेहरबानी से पीटीआई कह रही है 4 तो तोड़ दिए। हुआ ये कि जो बंदे जीते हुए थे 8-10 हजार के मार्जिन से वो दोबारा गिनती करवाई गई और दोबारा गिनती से पहले बंदोबस्त कर लिया गया। अब जो क्लेम कर रहे हैं वो नुमाइंदगान वो ये कह रहे हैं या एमएलए वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वोट तो पड़ गए इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोटों को खराब किया। जो वोट पीटीआई को पड़े हुए थे उनको खराब किया, खराब करने के बाद दोबारा गिनती की और ये खराब वोट थे तो बिला वजह पहले गिन दिए थे। तो पीटीआई के वोट कम हुए और पीएमएलएन के नहीं हुए, या पीएमएलएन के अगर 1000 वोट कम किए तो 10,000 पीटीआई के कम किए। फॉर्मूला ये रखा और कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया कि 2-3 हजार से पीटीआई को हरवा दिया और सीटें उधर करना शुरू कर दी। अभी भी चंद सीटें और हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक एक करके ये करेंगे। उसके बाद फजलुर रहमान साहब को साथ में लाएंगे। फजलुर रहमान साहब इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए, उन्होंने वादा पीटीआई से किया कि मैं नहीं जाता और मैं कोई मदद 2/3 अक्सरियत के लिए नहीं करूंगा शहबाज शरीफ की या इस निजाम की। फजलुर रहमान साहब ऐसे करके देख लें ज्यादा क्या होगा। ये हुकूमत चलो 5 साल पूरे कर देगी, जाना तो पब्लिक के पास ही है, इलेक्शन तो वहीं जाके लड़ना है। और मियां नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिन्होंने, और मैं ये फजलुर रहमान साहब को बता रहा हूं और ये पक्की खबर दे रहा हूं, तस्दीक कर लें जाके। फजलुर रहमान साहब के जराए वो इनकी तस्दीक कर सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये बड़ी वजाहत के साथ कह दिया था कि जो भी हुकूमत बनेगी फजलुर रहमान की मोहताजी हमें नहीं चाहिए। यानी हम फजलुर रहमान को अपनी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, हमें इंडिपेंडेंट हुकूमत दी जाए। इंडिपेंडेंट हुकूमत तो बनी नहीं, लेकिन 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की जरूरत पड़ गई। अब कभी जरदारी साहब जाते हैं, कभी मोहसिन नकवी जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ जाते हैं, अब शहबाज शरीफ साहब जाके मिले। तो फजलुर रहमान साहब ने जो है वो टाइम मांग लिया था जरदारी साहब से भी और फजलुर रहमान साहब ने टाइम मांग लिया है शहबाज शरीफ साहब से भी। और देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब उधर जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि कौमी असेंबली में बात बन भी जाए ना तो सेनेट में बन ही नहीं सकती बगैर फजलुर रहमान साहब के, बन ही नहीं सकती। 2/3 अक्सरियत होगी नहीं, लिहाजा 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान साहब की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे ये सारे फंसे हुए हैं। तीसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद है वो कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट है। 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं। अगर कादी साहब रिटायर हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया में वापस आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद हो जाएगी कि अब हमें इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मजे की बात देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है लेकिन तारीख में सबसे ज्यादा नाइंसाफी इसी सियासी जमात के साथ हुई है। कैसी अजीब बात है। और जिस तरह की इनके साथ नाइंसाफी हुई है ना कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को जेल में ऐसे रखा है जैसे 5 स्टार में रखा हुआ है। हद होगी वैसे एहसन इकबाल साहब। इस जुल्म का अगर 10% आपके साथ होता ना या आपकी पार्टी के साथ, तो आप लोग इलेक्ट्रिशियनों के और नाइयों के वीजों के ऊपर मुल्क छोड़ के भाग जाते। ये निकल के बाहर जाके कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई दौड़ जाओ यहाँ से, आप तो रुकते ही ना 1 मिनट के लिए भी। यहाँ पे ये लोग पाकिस्तान में रुके हुए हैं, डटे हुए और हिम्मत से आपका मुकाबला कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, एहसन इकबाल साहब से सिंपल मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके बंदों को जब उठाया गया तो गायब कर दिया गया था? कभी हुआ ऐसा? कभी ऐसा हुआ कि आपको अदालत लेके जा रहे हो मुंह पे कपड़ा डाल के? कभी ऐसा हुआ कि आपको नंगा करके करंट लगाया गया हो? कभी ऐसा हुआ? किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो? हाँ, राणा सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने वो ज्यादती का बदला कहीं और ले लिया जाके, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ही ले लिया। यानी जमहूरियत के लिए इन्होंने मार खाई राणा सनाउल्लाह ने, और फिर जमहूरियत का जो उन्होंने दूसरा चेहरा दिखाया गैर जमहूरी किस्म का, जो उन्होंने जुल्म किया वही सबके सामने। तो कभी इन चीजों को आप लोगों ने बर्दाश्त किया? कभी आपसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? इससे 10% भी अगर आपके साथ होता ना तो आपकी पार्टी टिकती ना, जितनी पीटीआई ने मार खाई है। राणा सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा कई दफा कि इमरान खान से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आदमी इतना सख्त होगा और इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। बहरहाल ये ताने वाने देते रहते हैं। अब कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि बचत हो जाएगी। राणा साहब ये कह रहे हैं कि हम कोई आईनी तरमीम नहीं करना चाह रहे। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट छीन के अपने खाते में डाले जा रहे हैं। अब नाज़रीन, कल के दिन में 3 बड़े इंपॉर्टेंट केस थे और तीनों को अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। और ये मकबूल जान साहब का तो नहीं हुआ, उनको तो जुडिशियल कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जनाब जो है वो रिकॉर्ड नहीं है या तफ्तीशी कहीं और गया हुआ है, बहाने बनाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो जुडिशियल हो गए तो उम्मीद की जा रही है कि चंद दिनों में उनकी बेल हो जाएगी और औरिया मकबूल जान साहब अगर नए मुकदमे उनके ऊपर ना डाले, मजीद इस निजाम ने अपने आप को नंगा ना किया, तो औरिया मकबूल जान साहब इंशाल्लाह अपने घर आ जाएंगे। उमर सुल्तान साहब जो इमरान खान साहब के साथी हैं और आजम अशवानी साहब के दोनों भाई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला और बस केस ही चल रहा है। यानी ऐसा लगता है कि रियासत मजबूर हो गई है। ऐसा लगता है कि रियासत जो है वो अपने लोगों से प्यार ही नहीं करती। वो जो हम सुनते आ रहे थे कि रियासत वहां की तरह होती है, कहां होती है? हम सुनते आ रहे थे कि अदालतों में इंसाफ होता है, कहां होता है? अदालतों की ऐसी बेबसी तो मैंने कभी नहीं देखी।
की, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में एक फुटेज चलाने की बात की गई कि वहां पुलिस मौजूद थी जहां से बंदा अगवा हुआ, और उन्होंने चलवाने से इनकार कर दिया, बल्कि वकील को बहुत बुरी तरह डांट दिया। क्या वो एक सबूत भी पेश नहीं कर सकते अदालत में कि हमारा बंदा किसने अगवा किया और कैसे अगवा करवाया? तो जनाब ये सूरत हाल है, केसेस को अगले हफ्ते पे डाल दिया गया है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इन लोगों की बाजियाबी होनी चाहिए ताकि रियासत के अंदर कॉन्फिडेंस आए। देखिए, ऐसी ही हरकतों से हमने माजी में खराबियां पैदा की हैं, और माजी करीब में इतनी खराबियां पैदा की हैं कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पा रही। सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है पाकिस्तान में। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। सारी तवज्जो इस बात पे है शरीफ खानदान की कि उन्होंने अपनी शहजादी लॉन्च की है और उनको मकबूल करना है किसी तरह। यानी वो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च किया गया है और उनकी मकबूलियत किसी तरह बढ़ाई जाए, लेकिन उनके इकदाम की वजह से ना सिर्फ PMLN की मकबूलियत बल्कि इनके अपने खानदान की मकबूलियत तबाह हो रही है, और लोग अब इनको वोट डालना ही नहीं चाहते। इससे पहले भी लोगों ने इनको वोट नहीं डाला। ये सारा टब्बर इलेक्शन हारा, इनकी इलेक्शन जीतना इनका ख्वाब ही रह जाएगा। ये यास्मीन राशिद साहिबा से नवाज शरीफ साहब ने बदतरीन शिकस्त खाई है, मैर शराफत से मरियम नवाज ने बदतरीन शिकस्त खाई है, हमजा शहबाज ने आलिया हमजा से बदतरीन शिकस्त खाई है, लेकिन इसके बावजूद ये जाली फार्म 47 पर आकर बैठ गए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उमर फारूक, वो जो दुबई वाली शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए गवाही दी थी आगे जी ये तोशा खाना वाला हार मैंने खरीदा है, हालांकि कहानी बाद में कोई और निकली थी और वो केस में इमरान खान साहब जो है ये साबित भी कुछ नहीं कर सके। तो उमर फारूक साहब, उनको इन्होंने फैसला कर दिया वो तमगा इम्तियाज देने का पाकिस्तान में कि जनाब बड़ी इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, इमरान खान के खिलाफ इसने झूठी गवाही दी है, लिहाजा इसने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, इसको बुला के तमगा इम्तियाज दे दो। अंदाजा करें आप पाकिस्तान, यानी ये मुल्क अपना अच्छा अवार्ड सदारती उसको दे रहा है जिसने झूठी गवाही दी है। हम कहां पहुंच गए हैं? कितना और गिरना है, कितना और गिराना है इस मुल्क को? और नॉर्वे के अखबार पता क्या लिख रहे हैं कि जो बंदा नॉर्वे से फ्रॉड किया हुआ जिसने, जिसके ऊपर वहां पे फ्रॉड के केसेस हैं, जिसने डॉलर के अंदर वहां पे पैसा लूटा हुआ है और वो नॉर्वे जा नहीं सकता, आप उनको फेस नहीं कर सकता, तो उस बंदे को पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक सदारती अवार्ड से नवाज रही है। अंदाजा करें आप, क्या ये बेइज्जती नहीं है पाकिस्तान की? क्या ये तौहीन नहीं है पाकिस्तान की कि आप उन लोगों को जिनका ना तो उनका कोई बैकग्राउंड है और जो उनका बैकग्राउंड है वो आपके सामने है कि अखबार में क्या छप रहा है, और ऐसे बंदे को, ये बात मैंने आपको बताई थी सन 2022 में जब ये बंदा पहली मरतबा गवाही देने के लिए तैयार हुआ था और शाहजेब खान दादा साहब के प्रोग्राम में इसको पहली दफा लॉन्च किया गया था, इस बंदे को जब ये घड़ी दिखा रहा था, तो तब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये सारी कहानी क्या है, और इस कहानी के चक्कर में मैं दुबई भी गया था और मैंने वहां से ये सारी कहानी इकट्ठी की थी और एक एक फैक्ट मैंने आपको उस वक्त बताया था। ये नॉर्वे वाली स्टोरी भी मैंने आपको उस वक्त बताई थी। ये मैं इसी काम के लिए सिर्फ गया था और ये इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करके लाया था उस वक्त। वो वीलॉग आप निकाल के दे सकते हैं। 2022 में जब ये स्टोरी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर तफसीलात बताई थी। फजल रहमान साहब से मुलाकात तो की है शहबाज शरीफ साहब ने और कोशिश की है, लेकिन फजल रहमान साहब ने फिर टाइम मांग लिया, पहले भी टाइम मांगा था, दोबारा टाइम मांग लिया है। एक आखिरी खबर नाज़रीन ये है कि तौहीन अदालत का कानून हुकूमत सोच रही है कि उसको खत्म कर दिया जाए। वजह यह है कि तौहीन अदालत का एक ऐसा कानून है जिससे किसी की भी नौकरी जा सकती है, और इससे पहले ये चीजें हमने होती हुई देखी भी है। लिहाजा हुकूमत ये चाहती है कि तौहीन अदालत का कानून ही ना हो और अदालत को टुचलेस कर दिया जाए, अदालत का खौफ बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो ये इनकी नीयत है। साकिब बशीर साहब ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया। चीजें और भी